हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों, आपकी बात @सचिन सर के एक खास एपिसोड में आज हम लोग क्लास 9th वाले बच्चों के मैथमेटिक्स सिलेबस जो 2020 और 21 के लिए अलॉट किया गया है CBSE के द्वारा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे आपको कौन कौन से इस टॉपिक को जो पिछले एकेडमिक ईयर में था उसे रिमूव कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, आज जो हमारा डिस्कशन है क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में डिस्कशन है और हम साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कितना मार्क्स के क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से आएंगे CBSE में और क्या प्लानिंग है CBSE के लिए इस 2020 और 21 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो क्लास 9th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जो सिलेबस को कुल 6 यूनिट में बांट दिया गया है। There are 6 units in our mathematics subject for class 9th by CBSE. These are what are the units? These units are real number, that is the number system. The second one is algebra. Third one is coordinate geometry. The fourth one is geometry. Fifth one is mensuration. Now last but not the least, sixth one is statistics and probability. The statistics and probability. ये 6 आपके यूनिट्स हैं जो आपको क्लास 9th में पढ़ना है। इन 6 यूनिट में मार्क्स का भी वेटेज बताया है CBSE ने। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हो तो आप जान जाओ कि CBSE की जो मार्किंग है पिछले एकेडमिक ईयर में फाइनल एग्जाम के लिए वो 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम कराता है और 20 मार्क्स के लिए उसकी अलग क्राइटेरिया है कि कहां से 20 नंबर दिया जाएगा। फिलहाल मेरा जो फोकस है 80 नंबर के लिए, 80 मार्क्स के लिए है कि 80 मार्क्स में कहां से किस किस टॉपिक से कितने मतलब मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो CBSE द्वारा जो 80 में से 80 में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन है दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम द यूनिट 1 विच इज नंबर सिस्टम। पहला जो यूनिट हमारा है नंबर सिस्टम, इससे कुल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों, वो है आपका अलजेब्रा। इससे कुल 17 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अप्रोक्सीमेटली 20% हो जाएंगे इससे और 10% क्वेश्चन लगभग किससे आ रहा है, नंबर सिस्टम से। और जो तीसरा टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक बहुत ही छोटा टॉपिक है आपका, छोटा यूनिट है। इस यूनिट से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस हिसाब से ये यूनिट बहुत छोटा है तो 4 मार्क्स क्वेश्चन बहुत ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 5% क्वेश्चन इस यूनिट से आ रहे हैं। 80 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आएंगे, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो तीसरा यूनिट है। चौथा यूनिट है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कुल आ रहे हैं 28 मार्क्स के क्वेश्चन। 28 मार्क्स दोस्तों, 28 मार्क्स अपने आप में एक खास वैल्यू है। ये लगभग आपका 35% है ऑफ द इंटायर मार्क्स, दैट इज 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का 35% मार्क्स 28 आएगा। वो इसमें डिस्कस किया जाएगा आपका, वो ज्योमेट्री से पूछा जाएगा। पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मेंसुरेशन, काफी आसान भी है अगर आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें से 13 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के, 13 मार्क्स के, जो कि लगभग 15 या 17% है, अप्रोक्सीमेटली 15% कह सकता हूं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 टॉपिक बच जाते हैं आपके लास्ट यूनिट में, विच इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स का मतलब लगभग हो गया 12.5%, 12.5, 12.5% का क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो कुल 6 यूनिट है। पहला यूनिट आपका नंबर सिस्टम, इसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और CBSE द्वारा इसमें 10 पीरियड अलॉट किए गए हैं। CBSE द्वारा इसमें 10 पीरियड अलॉट किए गए हैं। दूसरा है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में 2 भाग में बांटा गया है, एक आपका है पॉलिनोमियल, दूसरा आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पॉलिनोमियल के लिए कुल 15 पीरियड अलॉट किया CBSE ने। CBSE का जो अलॉटमेंट है पॉलिनोमियल टॉपिक के लिए वो 15 पीरियड CBSE ने अलॉट किया है। साथ ही साथ जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसके लिए 10 पीरियड CBSE ने अलॉट किया है। ये आपका दूसरा यूनिट है।
इस यूनिट में कुल आपका 17 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट आप लोग के लिए मार्क्स के हिसाब से। तीसरा आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल एक टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये इसके लिए सीबीएसई ने 6 पीरियड अलॉट किया है। वी ऑल हैव टू टेक 6 पीरियड टू स्टडी दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक, and the marks allotted for this topic is 4 marks. Now the fourth unit is about geometry. ये आपका 28 marks का है, और इसके लिए सीबीएसई ने जो पीरियड अलॉट किया है वो अलग अलग चैप्टर के हिसाब से अलॉट किया है। एक चैप्टर आपका लाइन्स एंड एंगल्स, उसके लिए सीबीएसई ने कुल 13 पीरियड अलॉट किया, 13 पीरियड। और एक चैप्टर आपका ट्राइंगल है जो आपका 15 पीरियड सीबीएसई ने अलॉट किया। दोस्तों लाइन्स एंड एंगल जो है चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी की बुक में से, और 7 चैप्टर जो आपका वो ट्राइंगल के बारे में है। वो ट्राइंगल के 15 पीरियड सीबीएसई ने अलॉट किया है। और आपका जो क्वाड्रिलेटरल टॉपिक है, क्वाड्रिलेटरल, उसके लिए 10 पीरियड सीबीएसई ने अलॉट किया है। और आपका एक टॉपिक है सर्कल, उसमें से सीबीएसई ने 12 पीरियड अलॉट किया है। इसके बहुत सारे सिलेबस को कम कर दिया गया पहले से। अच्छा, ज्योमेट्री में ही एक लास्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए सीबीएसई ने मात्र 5 पीरियड अलॉट किया है, और इन सभी जो चैप्टर्स मैंने बताए आपको, इनमें से कुल मिलाकर 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका चौथा यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है। दिस यूनिट इज अबाउट द मेंसुरेशन। दिस यूनिट इज अबाउट द मेंसुरेशन। इसमें 2 पार्ट बांटा गया है, एक है आपका एरियाज का, दूसरा है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। जो एरिया आपका चैप्टर है, इसमें आप हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके लिए सीबीएसई ने मात्र 2 पीरियड अलॉट किया है, और इसके सिलेबस को कुछ कम किया गया पहले से। अभी मैं बताऊंगा डिटेल में, फिलहाल आप ऊपर ऊपर से नोट करते रहो। एरिया जो आपका है, इसमें 2 पीरियड सीबीएसई ने अलॉट किया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके लिए सीबीएसई ने कुल 12 पीरियड अलॉट किया है, यानी मेंसुरेशन के लिए कुल मिला के 14 पीरियड अलॉट किया गया है सीबीएसई के द्वारा। और मार्क्स का जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है वो 13 मार्क्स है। ठीक है, 12 पीरियड पढ़ेंगे, 14 पीरियड में 13 मार्क्स गेट कर लेंगे। ठीक है, सही है। और इसके बाद आपका लास्ट है यूनिट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इस यूनिट में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक है आपका स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है आपका प्रोबेबिलिटी। जो स्टैटिस्टिक्स टॉपिक है, इसके लिए 6 पीरियड सीबीएसई ने अलॉट किया है। एट द सेम टाइम फॉर द प्रोबेबिलिटी द सीबीएसई हैज अलॉटेड 9 पीरियड। ठीक है दोस्तों, ये पीरियड का अलॉटमेंट है, सेगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, एट द सेम टाइम कि मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि अलग अलग यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा पूछे जाएंगे। आइए जान जाते हैं हम कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है, और किस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया जो कि पिछले एकेडमिक ईयर में था। तो जो नंबर सिस्टम में रियल नंबर जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है आपका, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, पहले मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाया है, या जो आप पढ़े हो अपने से भी, वो चीज आपके सिलेबस में है। और साथ ही साथ आपको एक और टॉपिक दिया है, द रेशनल नंबर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। रेशनल नंबर कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में होता है कन्वर्ट, इसे भी आपको करना है। जैसे कहीं लिखा है 13/2, तो उसको डिवाइड करिएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे होता है, ये आपको डिस्कस करना है। रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करना है। और है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर में दोनों चीजें आएंगी, रेशनल और इरेशनल। इन पे डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैथमेटिक्स में यही 4 मेन ऑपरेशन होते हैं, जिसको हम अलग अलग नंबर सिस्टम पे लगाते रहते हैं। तो जो आपका रियल नंबर है, यानी कि रेशनल और इरेशनल, इसके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन को हमें यहां भी पढ़ना है। इसके बाद है आपका एग्जांपल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल को हमें पढ़ना है। जो डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा उसके एग्जांपल्स को पढ़ना है। एक्जिस्टेंस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेशनल नंबर दैट इज इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर के एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस करना है, जो कि मैं इसके लिए एक वीडियो बना चुका हूं पहले। दोस्तों अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देख पाए हो, इसका लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके बाद आपका है कि इन जो इरेशनल नंबर्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन कहां पे, नंबर लाइन, जैसे √2, √3, √5, √7, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी हमें हमारे सिलेबस में है। और रेशनलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में है। रेशनलाइजेशन आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन, जिसको मैंने बताया भी है अपने पीछे लेक्चर्स में, मैंने डिस्कस किया है, स्पेशली दिया है कि 1/a + b√x और या फिर 1/√x + √y, इस टाइप के क्वेश्चन का, जहां पे x और y क्या है, नेचुरल नंबर, a और b क्या है, इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स या रियल नंबर्स है, ठीक है, इंटीजर्स है। करा है कि आपको एक और इसमें टॉपिक दिया है पहले ही आपके यूनिट में, कि रिकॉल द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विथ इंटीग्रल पावर्स, रेशनल एक्सपोनेंट्स विथ पॉजिटिव बेस, ये सब चीजें, यानी कि जो हम लोग लॉ पढ़े थे क्लास 8 वगैरह में कि a के पावर m to the b पावर m इज इक्वल टू a b होल टू द पावर m, या फिर a to the पावर m इंटू a to the पावर n इक्वल टू a to the पावर m प्लस n, जो ये सब बेसिक फार्मूले मैंने डिस्कस किया है आपको, वो सभी आपके सिलेबस में है। तो खासकर जो एक्सरसाइज 1.5 है एनसीईआरटी का, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया दोस्तों। हाँ, अब जान जाइए इस यूनिट में क्या क्या चैप्टर, क्या क्या टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, बस उन्हीं टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है जिसकी मतलब जिसका एग्जाम में वेटेज बिल्कुल न के बराबर है, उन्हीं टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। सुनिएगा क्या गया, रिमूव किया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। वही जो मैं बात कर रहा था एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी का, जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक था वो हटा दिया गया है। दूसरा है आपका एक्सपेंडिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली वाइज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड अ यूनिक रियल नंबर। मतलब कि नंबर लाइन पे जो हर एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो यूनिक होता है। ये एक फैक्ट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की कोई खास जरूरत है भी नहीं, और आपके सिलेबस से भी इसको रिमूव कर दिया गया है। चौथा आपका डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के nth रूट मतलब थर्ड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट यानी nth रूट, इनका डिस्कशन ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। दूसरा यूनिट है दोस्तों अलजेब्रा। इसमें पहला टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल, दूसरा टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पॉलिनोमियल में सीबीएसई ने कुल 15 पीरियड अलॉट किया है, हमें 15 पीरियड में इस पॉलिनोमियल टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्कस करना है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे भी काम देगा। तो पॉलिनोमियल में क्या क्या है पहले ये जान लेते हैं। पॉलिनोमियल में आपका है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल विथ एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करना है। साथ ही साथ काउंटर एग्जाम्पल, ये लिखा है शब्द इसमें काउंटर एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या होता है? काउंटर एग्जाम्पल का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे एग्जाम्पल जो उसको कंट्राडिक्ट कर दे, यानी कि हमें ऐसे एग्जाम्पल ढूंढना होगा जो नहीं फॉलो करते होंगे, जो पॉलिनोमियल्स नहीं होते होंगे, या हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये मैं पढ़ाऊंगा तो डिस्कस कर दूंगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट हमें डिस्कस करना है। और क्या है सुन लीजिए, इसमें टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, नहीं इक्वल टू जीरो नहीं सॉरी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाया जाएगा। इसमें a इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, और साथ ही साथ कह रहा है ABC है क्या, ये सब रियल नंबर्स हैं। और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, आपको पढ़ना है कि कैसे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे बाय द फैक्टर थ्योरम।
ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये जो रिवाइज सिलेबस सीबीएसई का है उसमें भी मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनका हमें वेरिफिकेशन पढ़ना है इन आइडेंटिटीज का, एंड उनका यूज पढ़ना है अलग अलग फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन में बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसमें जो अलग अलग आइडेंटिटीज आएंगी उसको हमें डिस्कस भी करना है दोस्तों। जो आइडेंटिटीज है मैं उसको बता दूंगा आपको बाद में, फिलहाल आप जान जाओ कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ना है। क्या क्या हटाया गया है, मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जांपल, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम को हटा दिया गया है, अब जो है रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसके एग्जांपल को भी हटा दिया गया है। साथ ही साथ प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम है लेकिन उसका प्रूफ नहीं है कि फैक्टर थ्योरम का प्रूफ दिखाइए, और बहुत कम एग्जाम में पूछा भी जाता था फैक्टर थ्योरम का प्रूफ, तो ये हटा दिया गया सिलेबस से। और एक खास तरह का आपका आइडेंटिटी था कि x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये जो इसका जो फैक्टराइजेशन था सीबीएसई ने इसको भी हटा दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फिलहाल सीबीएसई ने इसको हटा दिया है पूरी तरीके से। दूसरा आपका है इसी में आपका अलजेब्रा में ही दूसरा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। करा रिकॉल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इंट्रोडक्शन, ये जो सिलेबस में है वो मैं बता रहा हूं आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फोकस ऑन लीनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप ax + by + c = 0, explain that a linear equation in 2 variable has infinitely many solutions and justify their being written as ordered pair of real number, plotting them and showing that they lie on a line. Graph of a linear equation in 2 variables, examples, problem from real life with algebraic and graphical solution using being done simultaneously। ये चीजें आपके सिलेबस में है, और क्या नहीं है उसे भी जान लीजिए। हटाया गया आपका एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन के भी कुछ प्रॉब्लम को पहले डिस्कस किया जाता था, अब उसे हटा दिया गया है। यानी इस टॉपिक में जो आपकी मैं बात कर रहा हूं कुछ भी नहीं हटाया गया है, जो पूरा चैप्टर है आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटाया गया है। मेन क्या पढ़ना है मेरे हिसाब से वो कि आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने आना चाहिए, आप उसे एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करना सीखो, ठीक है। उसका जो ax + by + c = 0, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका डिस्कशन करना है। कैसे इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, और जो है मतलब एल्जेब्रिकली कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, मतलब इसको सॉल्व करके कैसे आंसर निकालते हैं। और हमको ये भी बताना है कि किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब और कैसे होते हैं, इसे भी हमें बताना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आपका तीसरा यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया। Whatever the topics are being in the previous academic session is same for this academic session. There is no change. ये बहुत ही छोटा यूनिट है, इसमें कुल 6 पीरियड सीबीएसई ने अलॉट किया है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें से आएंगे। क्या क्या पढ़ना है कोऑर्डिनेट में, यही आपको जानना है। अब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, और कैसे किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका उसका मिरर इमेज क्या होता है, छोटी छोटी बातें पूरा आपको चैप्टर एनसीईआरटी जो आपका है चैप्टर नंबर 3 उसे कंप्लीट पढ़ना है। इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है सिलेबस में। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका, यह है आपका ज्योमेट्री के बारे में। इसमें आपका पहला टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, जिसके लिए सीबीएसई ने कुल 13 पीरियड अलॉट किया है, और दूसरा आपका है ट्राइंगल, इसके लिए 15 पीरियड सीबीएसई ने अलॉट किया है। पहले जानते हैं लाइंस एंड एंगल्स में क्या क्या टॉपिक है। लाइंस एंगल्स में क्या है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री एंड द कन्वर्स। कह रहा है कि किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई एक रे स्टैंड करता है किसी पॉइंट पे, उसके नाते जो अगल बगल 2 एंगल बनेंगे उनका सम 180 डिग्री, यानी जो लीनियर पेयर पढ़ाया जाएगा आपको उसके बारे में पढ़ना है।
पहला टॉपिक। दूसरा है आपका इफ टू लाइन्स, इसका प्रूफ भी, उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। उसको मोटिवेट दिया, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। तो प्रूफ किसका पढ़ना है आपको, देखिए उसमें कह रहा है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्टेड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है दोस्तों, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं आपके, ये आपस में इक्वल होंगे। हिंदी में इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण बोलते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसके बारे में इसका प्रूफ भी पढ़ना, ये सिलेबस में है दोस्तों। तीसरा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स में, कि इसका प्रूफ नहीं है आपका। द रिजल्ट ऑन करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल्स, द इंटीरियर एंगल्स व्हेन ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स। करा अगर दो पैरेलल लाइन्स रहे, अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स पे अगर एक कोई ट्रांसवर्सल ड्रा कर दिया, क्लास 7th में आप लोग पढ़े हो, ट्रांसवर्सल ड्रा करते हैं तो इनके नाते करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, अल्टरनेटिंग एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, और भी बहुत तरह के पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। इनमें क्या रिजल्ट आता है जब हम एक ट्रांसवर्सल ड्रा करते हैं ओवर अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल ड्रा करने से जो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनता है, जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का पेयर बनता है, जो इंटीरियर एंगल का पेयर बनता है, इनमें क्या रिलेशन होता है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक तो बताऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है दोस्तों। तो चौथा इसमें है, इसका भी प्रूफ नहीं करना आपको, लाइंस विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल। एक फैक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है कि अगर कई लाइंस हो, वो किसी एक खास लाइन के पैरेलल हो, तो समझ जाएगा वो लाइंस भी आपस में क्या है, पैरेलल है। एक थियरम है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना होगा। पांचवा है कि द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सभी लोग जानते हैं, जो बच्चे क्लास 8th में भी पढ़े हैं या 7th में भी पढ़े हैं, कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये आपके सिलेबस में है, इसका प्रूफ, हाँ इसका प्रूफ भी है, इससे प्रूफ भी कराया जाएगा जो आप करेंगे दोस्तों। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट of this lines and angles topic of geometry is, if a side of a triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of interior but opposite angle। यानी ये exterior angle property of triangle है। exterior angle property of triangle है कि जब किसी साइड का, किसी ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, उसके नाते जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इंटीरियर बट अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। लेकिन इसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है ज्योमेट्री में ही, वो आप अच्छा इससे पहले जान जाते हैं इसमें क्या क्या रिमूव किया गया है सिलेबस में। तो देखो दोस्तों, ट्राइंगल में क्या क्या रिमूव किया गया है। ट्राइंगल में रिमूव किया गया है, नहीं सॉरी, लाइन्स एंड एंगल्स पहले पढ़ा है ना। लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, जो पहले सिलेबस में था वो अभी भी सिलेबस में। यानी अगर आप चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स फ्रॉम एनसीईआरटी पढ़ लेते हो पूरा का पूरा, तो आपका ये टॉपिक तैयार हो गया। और बहुत ही आसान चैप्टर भी, 3 एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2, 6.3, एक हो सकता है ऑप्शन एक्सरसाइज है, बस तीनों को आप कर लीजिए अच्छे से, आराम से आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। आइए चलते हैं, आपका नेक्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या क्या है, पहले ट्राइंगल में देखिए, पहला है टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट SAS के अंतर्गत। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होता है, इसे पढ़ना है। इसका प्रूफ नहीं है सिलेबस में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे मोटिवेटेड क्वेश्चन करना हमको, जो इस पे प्रूफ होते हैं, इससे लगते हैं। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। दूसरा है आपका SSS यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका RHS है, इस क्राइटेरिया को भी हमें पढ़ना है। और एक आपका है, इसका बस इन सब का हमें जो है मतलब स्टेटमेंट पढ़ लेना है और इससे मोटिवेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका प्रूफ नहीं है सिलेबस में, कि मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज SSS के अंतर्गत आता है तो क्यों कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका प्रूफ होता है लेकिन सिलेबस में ये चीज नहीं दिया है। और क्या है, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। कह रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में है, साथ ही साथ इसका प्रूफ भी आपके सिलेबस में है, प्रूफ भी आपको इससे करना है।
एक है मोटिवेट, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ नहीं है। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, जो भी मैंने बताया ऊपर उसी का जस्ट अपोजिट, कि अगर एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट के साइड भी इक्वल होंगे, और साइड इक्वल है उसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। तो जो जब साइड इक्वल हो उसके अपोजिट का एंगल इक्वल करना हो, इसका प्रूफ सिलेबस में है, लेकिन जब एंगल इक्वल हो साइड अपोजिट का इक्वल करना है, ये वाला प्रूफ सिलेबस में हटा दिया गया है। हालांकि इसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये सिलेबस में आपके है। अब क्या सिलेबस में नहीं है ट्राइंगल टॉपिक में, जान जाइए, जो हटा दिया गया पिछले एकेडमिक ईयर से, वो है आपका प्रूफ ऑफ द थ्योरम टू ASA कांग्रुएंसी क्राइटेरिया। ASA कांग्रुएंसी क्राइटेरिया का प्रूफ पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिया गया है, मतलब ASA जो था सिलेबस में उसको हटा दिया गया। फिर क्या है, और क्या टॉपिक डिलीट हुआ है कि ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल इनइक्वलिटी, इसे हटा दिया गया सिलेबस से। एंड द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड द फेसिंग साइड इनइक्वलिटी ऑफ द ट्राइंगल। कुछ क्वेश्चन है जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है, आई थिंक 7.4 है, क्या देख लीजिएगा, लास्ट एक्सरसाइज है आपका NCERT का। उसमें जो टॉपिक्स हैं आपका कि साइड अगर छोटी बड़ी हो तो उसके अपोजिट के एंगल में क्या रिलेशन होता है, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी मोटा मोटा अगर सिलेबस में क्या हटाया गया आपको जानना हो तो बस यही हटाया गया है कि क्या होता है आपका ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, इसको पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक था दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा इस पे जब मैं पढ़ाऊं आपको तो इसके भी लेक्चर में बना दूंगा। आप ध्यान रखिएगा, उस लेक्चर का एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये रहा आपका लाइन्स एंड एंगल्स के बाद ट्राइंगल टॉपिक। इसके बाद जो है तीसरा टॉपिक है आपका ज्योमेट्री में, वो है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्या है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या है सिलेबस में, सीबीएसई ने 10 पीरियड इसके लिए अलॉट किया, 10 पीरियड्स आर अलॉटेड फॉर दिस। द डायगोनल्स, इसका प्रूफ भी है, देखिए, डायगोनल्स डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। देखिए करा है कांग्रुएंट एरिया, कांग्रुएंट ट्राइंगल करा है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जब हम डायगोनल ड्रा करते हैं तो उससे जो दो ट्राइंगल बनेंगे वो कांग्रुएंट होते हैं, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है। दूसरा है मोटिवेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रूफ नहीं है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और उसका कन्वर्स भी कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। दूसरा कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम, ये उसका कन्वर्स हो गया। इसका प्रूफ तो नहीं है लेकिन इससे मोटिवेटेड क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। तीसरा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल में, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड इट्स कन्वर्ज। Quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is not only equal but also parallel। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के साइड का एक पेयर अगर पैरेलल और इक्वल है तो समझ जाइए वो क्या है, पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ये इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, इसका प्रूफ बहुत ही नेक्स्ट है आपका कि इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इससे मोटिवेटेड क्वेश्चन है, इसका प्रूफ नहीं है सिलेबस में। और एक और चीज है, कह रहा है कि इसका कन्वर्स भी, मतलब कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। और पहला चीज है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके सिलेबस में है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो है इससे मोटिवेटेड क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। इसी तरीके से आपका एक मिड पॉइंट थ्योरम है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपके सिलेबस में है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। ये आप हायर क्लास में पढ़ो, क्लास 10th के सिलेबस में भी ये चीज आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको MPT बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। इसका कन्वर्ज भी होता है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो भी आपके सिलेबस में है। हाँ, उनका प्रूफ हटा दिया गया, पहले प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अब केवल उससे मोटिवेटेड है। फिर भी मैं आपको प्रूफ बताऊंगा क्योंकि प्रूफ इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके नॉलेज के लिए। देखिए क्या क्या टॉपिक इसमें से रिमूव किया गया है जो आपका क्वाड्रिलेटरल है। नो डिलेशन, कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। जो पिछले एकेडमिक ईयर में था वही इस एकेडमिक ईयर में भी है। किस टॉपिक में, आपका क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है दोस्तों,
जो हमारा एनसीईआरटी में है चैप्टर नंबर 8, उसे हम पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट सर्कल टॉपिक। सर्कल है आपका ज्योमेट्री में ही। इसमें ये क्या क्या पढ़ना आपको करा, थ्रू एग्जाम्पल अराइव अ डेफिनेशन ऑफ सर्कल एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रेडियस, सर्कमफरेंस, डायमीटर, कार्ड, आर्क, सेक्टर्स, सिकेंट, सेगमेंट, सबटेंडेड एंगल। ये सब बेसिक बातें हैं सर्कल के बारे में। इसके डेफिनेशन को हमें, एग्जाम्पल को हमें अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। और क्या है देखिए, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड इट्स कन्वर्ज। ये सब का प्रूफ आपके सिलेबस में है। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसमें अगर कार्ड इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। साथ ही साथ अगर वो इक्वल एंगल बनाते हैं तो कार्ड आपस में इक्वल होंगे, यानी उसका कन्वर्ज, उल्टा। ये भी आपके सिलेबस में है। कार्ड क्या होता है बताया जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन एनी ऑफ इट्स कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। करा कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से किसी भी कार्ड पे, कार्ड क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के कोई दो अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन करने में बनता है। परपेंडिकुलर अगर डालोगे सेंटर से तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। और इसका कन्वर्ज भी है, उल्टा, कि अगर हम मिड पॉइंट, किसी कार्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। करा अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कार्ड है, उनका लेंथ इक्वल है, चाहे एक इधर ड्रा कर दिया जाए और एक इधर ड्रा कर दिया, अलग अलग दिशा में ड्रा कर दिया जाए, तो वो उनकी सेंटर से दूरी जो होती है वो सेम होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम। बाद है आपका द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। करा किसी आर्क के द्वारा, सर्कल में किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है उसी आर्क के द्वारा सर्कल के रिमेनिंग किसी भी पार्ट पे बनने वाले एंगल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आपके सिलेबस में है दोस्तों। पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है आपका द एंगल इन द सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। करा एंगल इन द सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सर्कल में एक चीज होता है, एक थ्योरम होता है कि अगर सर्कल में किसी एक ही सेगमेंट में कई सारे एंगल बनाए जा रहे हैं तो सभी एंगल आपस में सेम होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एक सेमी सर्कल एक सेगमेंट होता है। सेमी सर्कल में आप कहीं भी एंगल बनाइए डायमीटर के द्वारा, वो हमेशा 90 डिग्री ही होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपका द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री एंड इट्स कन्वर्ज। करा कि किसी भी सर्कल में अगर कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाया जाता है तो अपोजिट एंगल का सम जो है सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 डिग्री होगा। और अगर 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल का सम है तो उसे बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इसका प्रूफ नहीं है, इससे मोटिवेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और आपका ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन। इससे पहले जान जाते हैं सर्कल से क्या क्या रिमूव किया गया सिलेबस में, जो पिछले एकेडमिक ईयर में था, इस साल नहीं है। पहला यह है कि देयर आर वन एंड वन सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फ्रॉम 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए गए, मतलब एक ही लाइन पे नहीं तीनों पॉइंट, एक प्लेन में 3 पॉइंट अगर लिया गया है जो एक लाइन में नहीं है, उन तीनों पॉइंट से जाने वाला केवल एक सर्कल बन सकता है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस से हटा दिया गया, ये टॉपिक ही सिलेबस से हटा दिया गया। ये एक फैक्ट है, इससे रिलेटेड थ्योरम भी है। एक फैक्ट है कि सर्कल में अगर आपको ड्रा करना हो कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो केवल एक ही सर्कल बना पाओ, तुम 2 सर्कल नहीं बना सकते अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो। फिलहाल जब पढ़ाऊंगा तो कोशिश करूंगा ऐसे भी डिस्कस कर दूं। दूसरा है इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द 2 other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle। ये भी लगभग वही है।
करा कि जैसे मान लो कोई एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट से उसकी एक ही साइड, चाहे ऊपर चाहे नीचे, 2 पॉइंट ले लिया जाए जहां पे वो लाइन सेगमेंट सेम एंगल सबटेंड करे। अगर सेम एंगल सबटेंड करता है तो चारों पॉइंट कहा जाएगा एक सर्कल पर है, एक कॉमन सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो चारों पॉइंट को एक ही में ले सकता है, कंक्लूड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका मतलब क्या क्या सिलेबस से रिमूव किया गया है। तो मेरे हिसाब से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, बस कुछ बेसिक बातें हैं उन्हीं को। ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के सिलेबस में थोड़ा सा एक बस टॉपिक हटाया गया है। वो टॉपिक है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज गिवन एंड आल्सो द बेस एंगल इज गिवन। सिलेबस में देखो क्या क्या था, क्या क्या है। पहली बात तो अलग अलग एंगल्स को कैसे बनाते हैं, ये आपके सिलेबस में है। इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, जैसे अगर 45 डिग्री है तो उसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, यानी 22.5 में कैसे बांटेंगे, ये आपके सिलेबस में है। और अगर आपको बेस एंगल दिया रहा है और बाकी दो, कोई एक साइड दिया रहा है ट्राइंगल में, उससे रिलेटेड बेस एंगल दिया रहा है और बाकी दोनों साइड का सम या फिर डिफरेंस दिया है, ये आपको सिलेबस में है। पेरीमीटर वाला हटा दिया, एक टॉपिक हटा गया है, यानी आपको पूरा ही पढ़ना है दोस्तों। एक टॉपिक, छोटी सी टॉपिक है, उसको मतलब मेरे समझ से 2 मिनट या 3 मिनट का लेक्चर लगता है, वो टॉपिक समझ में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, उसे भी पढ़ लेंगे। हाँ, बस ध्यान देंगे कि वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट है आपका 5th यूनिट विच इज अबाउट द मेंसुरेशन। इसमें केवल दो टॉपिक है। एक आपका है एरियाज, दूसरा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए, इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आपको क्यूब का पढ़ना है, क्यूबाइड का पढ़ना है, स्फीयर का पढ़ना है, उसमें हेमिस्फीयर भी है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन का भी पढ़ना है। ये टॉपिक आप पढ़ते हैं। क्या इसमें से हटा दिया गया है? कुछ भी नहीं हटाया गया। तो चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी का पूरा पढ़ना आपको, क्योंकि ये दोस्तों ना चैप्टर 13 जो है एक क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको आप लोग, इसकी जो बच्चे क्लास 10th में वो जानते हैं कि सर ये टॉपिक तो पूरा 10th के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सीबीएसई में से कुछ भी रिमूव नहीं किया है, सबका सब रखा है। ठीक, हाँ, एरिया वाले में क्या किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, जब कोई ट्राइंगल की तीनों साइड दिया रहा है, ठीक है, तीनों साइड दिया रहा है, तो उसका एरिया निकालने के लिए हीरो ने एक फार्मूला दिया था, हीरोन्स ने एक फार्मूला दिया, इसको हीरोस फार्मूला भी कहते हैं। उन्होंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √S अंडर ब्रैकेट S माइनस A इंटू अंडर ब्रैकेट S माइनस B इंटू अंडर ब्रैकेट S माइनस C। ये हीरोन्स फार्मूला है, इसका प्रूफ आपको नहीं चाहिए, बस आपको इसका जो है मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है। क्या हटा दिया गया है एरियाज वाले टॉपिक में से? क्या हटा दिया गया दोस्तों? एरियाज वाले टॉपिक में हटाया गया है एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अलग अलग शेप का क्वाड्रिलेटरल दे देता है, उस क्वाड्रिलेटरल में हीरोन्स फार्मूला, मतलब उसको, उस क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में हम लोग बांटते हैं और उन ट्राइंगल का हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल के पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, लेकिन सीबीएसई ने उसे हटा दिया दोस्तों। केवल आपको हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं, बस प्रूफ भी उसका नहीं पढ़ना है। प्रूफ तो पहले भी नहीं था सिलेबस में। हाँ दोस्तों, एक टॉपिक छूट रहा है, एरियाज रिलेटेड टू ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। ये ज्योमेट्री में पहले था, अब ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। एक चैप्टर जो शायद चैप्टर नंबर आपका मेरे समझ से ये चैप्टर नंबर 9 है आपका, चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी का, एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। ये पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। अब इस चैप्टर का जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी बताया गया है। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन सीबीएसई ने सिलेबस को कम करने के नाते इस चैप्टर को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं कोशिश करूंगा उसका भी लेक्चर आपके लिए अलग से बनाऊं। दोस्तों आप घबराइए बिल्कुल ही नहीं। मैं जानबूझ के थोड़ा अपने इस वीडियो के बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको हर एक टॉपिक का एक रफ आइडिया मालूम चल जाए कि हमें सिलेबस में एक्चुअली पढ़ना क्या है। क्लास 9 जो है 8 से टोटली डिफरेंट होता है। यहां पे आप बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ोगे, 8 जैसा ना समझिए। ठीक है, तो ये आप जान गए कि एरिया में एप्लीकेशन हटा दिया गया है। दूसरा आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ भी नहीं हटाया गया है, सेम है आपका। आपको एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है पूरी तरीके से। आपका एक बार स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है। इसमें क्या क्या है स्टैटिस्टिक्स में, सुनिए पहले,
स्टैटिस्टिक्स के लिए सीबीएसई ने 6 पीरियड अलॉट किया है और प्रोबेबिलिटी के लिए 9 पीरियड अलॉट किया गया। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको चैप्टर नंबर 15 पूरा कंप्लीट पढ़ना है क्लास 9th का प्रोबेबिलिटी के लिए, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। हाँ, स्टैटिस्टिक में कुछ चीजें डिलीट की गई हैं। क्या डिलीट की गई हैं? हिस्टोग्राम्स विथ वेरिंग बेस लेंथ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे हटा दिया सीबीएसई ने। बेस लेंथ मतलब कि जो क्लास इंटरवल था वो चेंज, जैसे मैंने पहले 0 से 10 दिया है, फिर 10 से 30 दे दिया। एक बार क्लास लेंथ आपका 10 का था, फिर आपका 20 हो गया। क्लास लेंथ को चेंज करके जो अलग अलग जो स्थिर हिस्टोग्राम बनाना था, इसमें आपको एडजस्ट फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, उसे हटा दिया गया सिलेबस से। और क्या हटाया गया है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हटा दिया गया है। हाँ ठीक है, इसको भी हटा दिया गया। बहुत ही आसान टॉपिक था लेकिन हटा दिया गया सिलेबस से, कोई बात नहीं। मीन, मीडियन और मोड किसका? अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड जो निकालना सिखाया जा रहा था आपको, वो हटा दिया गया सिलेबस से। तो क्या है सिलेबस में दोस्तों? सुन लीजिए सिलेबस में क्या है। सिलेबस में है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड बार ग्राफ। बस बहुत ही बेसिक चीजें स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। मात्र 6 पीरियड भी अलॉट किया गया है स्टैटिस्टिक्स के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए 9 पीरियड। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको पूरे सिलेबस का डिटेल एनालिसिस कर दिया है। यानी ओवरऑल मैं अगर कंक्लूजन निकालता हूं, सीबीएसई ने जैसे कि अनवांटेड चीजें थी जो सीबीएसई के सिलेबस में ऐसी चीजें थी जिनका वेटेज कम था। टॉपिक तो थे लेकिन उनका एग्जाम के हिसाब से वेटेज कम था, सीबीएसई ने उसको हटा दिया। यानी सीबीएसई ने अब क्या किया है, अब आपके लिए एक ऐसा सिलेबस तैयार किया है कि जिस सिलेबस को पढ़ने से आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन। सभी सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो स्कोरिंग रहेंगे। पहले क्या होता था कि हम कुछ टॉपिक पढ़ते थे जिसको एग्जाम में पूछा नहीं जाता था या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती थी। अब जो है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब उन्हीं को रखा गया सिलेबस में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों सीबीएसई का जो मेजर चेंज है मैथमेटिक्स में मेरे हिसाब से, वो जो चैप्टर नंबर आपका 9 है एनसीईआरटी का, एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से है। इसको पूरी तरीके से हटा दिया है सीबीएसई ने, ये चैप्टर ही हटा दिया गया है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन फिलहाल सीबीएसई का डिसीजन है कि इसे हटा दिया जाए सिलेबस में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का जो डिस्कशन है आप सभी लोग को समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आप लोग अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए। मैंने अभी तक चैप्टर नंबर 1 में उन सभी टॉपिक को डिस्कस कर दिया है जो आपके सिलेबस में है। अगर कुछ छूटा हुआ है तो वो वही छूटा है जो आपके सिलेबस में नहीं है। अब मैं क्लास 9th का अगर मैथमेटिक्स का लेक्चर बनाऊंगा तो मैं पॉलिनॉमियल टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अब हमारी प्लानिंग बन चुकी है, एक स्ट्रेटजी बन चुकी है। इसी स्ट्रेटजी के तहत अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी एक दृढ़ संकल्प रख के पढ़ाई को एकदम जोश के साथ पढ़िए। सोचो दोस्तों, हमें नहीं मालूम कि ये सिचुएशन देश की कब तक रहने वाली है, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपना जो भी समय है उस समय में हम लोग ज़्यादा स्टडी करें। ठीक है दोस्तों, विद दिस I conclude myself. Thank you. Have a nice, bright and successful future.